Hello everyone. Today we are going to start the second book of economics, that is Indian Economic Development. तो इसका फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उस शाम को हमारे देश की क्या कंडीशन थी और उसके बाद हमारे कुछ टाइम तक हमारे देश की कंडीशन कैसी रही. ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया, हमें क्या क्या हमारे बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया उन्होंने हमारा, राइट. तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दिस इज द चैप्टर फर्स्ट. इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले, मैं आपको पता ही होगा दैट ब्रिटिशर्स रूल अराउंड 200 ईयर्स ऑन इंडियंस और ऑन इंडिया के ऊपर 200 ईयर्स अराउंड उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया. और जब रूल किया तो उन्होंने हर तरीके से हमें एक्सप्लॉइट किया, चाहे वो हमारी ह्यूमन रिसोर्स हो या फिर वो हमारा किसी भी तरीके की सिंपल रिसोर्सेज हो, जर्नल फिजिकल रिसोर्सेज हो, हर चीज़ का उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन किया और इस कंडीशन पर लाकर खड़ा कर दिया हमारी इकोनॉमी को, हमारी कंट्री को, कि वहाँ पर लोगों को खाने तक की नौबत थी कि वो उनको खाना तक नहीं मिल पाता था, जिससे कि जगह जगह बहुत सूखे फेमाइंस वगैरह पड़े थे. तो मीन्स बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी. उन्होंने पूरी तरीके से हमारी जो इकोनॉमी थी उसको टेम्पर कर दिया था. नाउ हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में नहीं थे तो उससे पहले हमारी कंट्री का फेस कैसा था, हमारी इंडियन इकोनॉमी का क्या फीचर था, क्या फेस था उसका बिफोर द कॉलोनियल रूल और बिफोर द ब्रिटिश रूल. देखिए, ब्रिटिश रूल से पहले आवर कंट्री वॉज प्रॉस्पेरस. हमारी कंट्री कैसी थी? प्रॉस्पेरस इकोनॉमी बोलते थे हम उसको. प्रॉस्पेरस इकोनॉमी मीन्स यहाँ पर हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट था, राइट. इंडिपेंडेंट होने के साथ हम लोग सेल्फ रिलायंस थे. मीन्स हम सेल्फ डिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट थे, आज़ाद थे, कुछ भी कर सकते थे. बहुत प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी. वेल्थ, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, मीन्स अबंडेंस था इंडिया में. तो इंडिया वॉज अ प्रॉस्पेरस इकोनॉमी बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स. ठीक है. अब सेकेंड थिंग इज एग्रेरियन इकोनॉमी. हमारी जो इकोनॉमी थी वो कैसी इकोनॉमी थी? अग्रेरियन इकोनॉमी थी. मीन्स 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, हमारी जो पॉपुलेशन थी उसका 2/3 पार्ट किस पर डिपेंड था? एग्रीकल्चर पर डिपेंड था. अब आप सोचिए कि एग्रीकल्चर कितना अच्छा होता होगा यहाँ पर, जब किसी इकोनॉमी को हम एग्रेरियन इकोनॉमी बोल रहे हैं, राइट. यहाँ पर ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर का यूज़ करते थे अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, राइट. इसके बाद आता है आपका वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. यहाँ पर बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज भी थी, बहुत अच्छे अच्छे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, बहुत अच्छे अच्छे हैंडीक्राफ्ट वर्क किए जाते थे यहाँ पर. तो बट आफ्टर कॉलोनियल रूल हैंडीक्राफ्ट में जनरली जो थी आपकी वो सिल्क टेक्सटाइल्स थी, कॉटन टेक्सटाइल्स थी, राइट. यहाँ पर बहुत स्टोन वर्क हुआ करता था, पत्थरों का काम, मेटल वगैरह, बहुत सारा, मतलब हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा था यहाँ का. बट आफ्टर कॉलोनियल रूल, जैसे ही कॉलोनियल रूल आया, कॉलोनियल रूल ये बच्चों देख लीजिए आप लोग कि व्हाट इज कॉलोनियल रूल, इसको हमें समझना पड़ेगा. कॉलोनियल वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम कॉलोनीज. कॉलोनीज होती है ना, देखो हम इसको ऐसे समझेंगे. यहाँ पे ये एक बड़ा सा ब्रिटेन है, राइट. और ये एक छोटा सा हमारा इंडिया बेचारा, राइट. ये रूलर कंट्री है और ये डोमिनेटिंग कंट्री है. ये डोमिनेट कर रही है इसको, ये डोमिनेट हो रही है इससे, राइट. तो आपकी जो कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? जहाँ पर
एक रूलर कंट्री होता है जो दूसरे देश के ऊपर शासन कर रहा होता है, रूल कर रहा होता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर इकोनॉमी, पर्टिकुलर कंट्री चलती है, दैट इज कॉल्ड कॉलोनियल। मतलब एक तरीके से इंडिया इज अ कॉलोनी फॉर द ब्रिटेन। इंडिया क्या थी? ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी, जहाँ पर वो कभी भी आते थे, कभी भी कुछ भी करते थे, मीन्स कभी भी क्या आते थे, वो आकर एक बार यहीं रह गए थे। और आए क्यों थे? क्योंकि उनका मानना ये था कि इंडिया इज़ वेरी प्रॉस्पेरस कंट्री, और हमें इस प्रॉस्पेरस कंट्री को अगर नहीं जीता, इसके ऊपर रूल नहीं किया, तो हमारा मतलब रहना ही बेकार है। हम कितनी भी कंट्रीज़ को क्यों ना जीत लें, लेकिन जब तक हम इंडिया के ऊपर रूल नहीं करेंगे, तब तक उनका मानना था कि तब तक हम प्रॉस्पेरस नहीं माने जाएंगे, राइट। तो बट आफ्टर कॉलोनियल रूल द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम बिकम लो। अब भाई कॉलोनियल रूल आ गया था, तो आपकी जो नेशनल इनकम जानते हैं आप लोग, पूरी नेशनल इनकम का मतलब होता है पूरी कंट्री की इनकम। पर कैपिटा इनकम का क्या मतलब होता है? पर पर्सन इनकम, एक पर्सन की कितनी इनकम है। तो बहुत ज़्यादा लो हो गई थी, क्योंकि उन्होंने बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया था हम लोगों को, राइट। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने फाइंड आउट करने की कोशिश की, क्योंकि उन लोगों ने अपनी तरफ से कभी भी कोई टेंशन नहीं लिया इस चीज़ का कि भाई हमको पर कैपिटा इनकम फाइंड आउट करनी चाहिए, इस कंट्री की नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी चाहिए। बहुत सारे लोग थे, उन्होंने इसको फाइंड आउट करने की कोशिश भी की कि भाई क्यों आपकी जो हमारी पर कैपिटा इनकम क्या है, हमारी नेशनल इनकम क्या है, लेकिन वही कुछ इश्यूज हुए उनके अपने पर्सनल, और उसके कारण वो हर व्यक्ति की जो नेशनल इनकम थी, पर कैपिटा इनकम थी, वो कैसी निकलने लगी? डिफरेंट निकलने लगी। तो फिर एक थे मिस्टर डॉक्टर राव, उनका नाम अच्छे से याद रख लीजिएगा आप लोग। डॉक्टर राव जो थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री की मीन्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड उन्होंने ये फाइंड आउट किया, उन्होंने पर कैपिटा इनकम को फाइंड आउट किया, और उनको क्या मिला उससे? उन्हें मिला ये कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ख़राब थी कि जो फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी थी, उसमें भी आकर हम लोगों का जो एग्रीगेट आउटपुट था, दिस इज कॉल्ड आउटपुट, जो हमारा आउटपुट था, प्रोडक्शन था, वो 2% से भी कम था, और पर कैपिटा इनकम जो थी वो 0.5% पर एनम थी। तो दैट वाज अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन ऑफ आवर कंट्री, राइट। ये उन्होंने फाइंड आउट किया था। तो यहाँ तक बात हो गई। इसके बाद अब हम बात करते हैं, क्योंकि हम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि 15 अगस्त 1947 को आपकी कंट्री की, जिस दिन आपका देश आज़ाद हुआ था, उस दिन आपकी कंट्री की कंडीशन क्या थी। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर सेक्टर से शुरू करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर की हमारी कंडीशन क्या थी, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर उन लोगों ने पूरी तरीके से बर्बाद किया हुआ था। तो व्हाट आर द रीजन ऑफ स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर? सो फर्स्ट इज लैंड सेटलमेंट सिस्टम। पहली बात, ये जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने एक जमींदारी सिस्टम चला रखा था, जमींदारी सिस्टम। इसके अंदर वो लोग क्या करते थे? जमींदार हुआ करते थे, कुछ लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, और कुछ टिलर्स हुआ करते थे। अब आपको मैं बता दूंगी इनका क्या मतलब होता है। जमींदार और लैंडलॉर्ड, ये बात एक ही है। यहाँ पर हम ब्रिटिशर्स और लिख लेते हैं, ब्रिटिशर्स, ठीक है। लैंड सेटलमेंट सिस्टम में उन्होंने क्या किया होता है? ब्रिटिशर्स ने बोला, पहले ब्रिटिशर्स ने बोला जमींदार जिनकी ज़मीनें हुआ करती थी अपनी खुद की, वो उनसे ब्रिटिशर्स एक फिक्स रेट लेते थे, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स आई शुड से, एक पर्टिकुलर फिक्स रेट ऑफ अमाउंट लेते थे। और उन्होंने ये उनको फ्री कर रखा था कि जो टिलर्स हैं, टिलर्स कौन हुआ करते थे? जो जमींदार होते थे, उनके यहाँ जो वर्कर्स काम करते थे, उनकी ज़मीनों पर जो काम करते थे, फार्मिंग करते थे, उनको हम टिलर्स बोलते हैं यहाँ पर। तो ब्रिटिशर्स एक फिक्स रेट ऑफ अमाउंट जमींदार से लिया करता था, और ब्रिटिशर्स ने उनको ये कह रखा था कि हमें एक फिक्स रेट ऑफ अमाउंट चाहिए, इसके बाद आप टिलर्स पर कोई भी उनको एक्सप्लॉइट करो, उनको परेशान करो, वो हमें कोई मतलब नहीं होगा, बस हमको एक फिक्स रेट ऑफ अमाउंट आपसे चाहिए। तो ब्रिटिश जमींदार, टिलर्स काम करते थे जमींदार्स के लिए, और जमींदार्स उसके बदले में ब्रिटिशर्स को टैक्स दिया करते थे, राइट।
तो यहाँ पर जो टैक्स दिया करते थे उसको बोला करते थे लगान। जमींदारी सिस्टम में जो ब्रिटिशर्स को टैक्स दिया करते थे दैट इज कॉल्ड लगान। लगान इट इज़ अ टैक्स, ठीक है। आपने एक मूवी भी देखी होगी, लगान मूवी थी, उसमें यही सब बताया गया था कि वो फार्मर्स थे, वो काम करते थे ज़मीनों पर, और उसके बदले में सारा जो उनका पैसा था वो कहाँ चला जाता था, ब्रिटिशर्स के पास चला जाता था। राइट। तो टिलर्स क्या देते थे, जमींदार्स को लगान देते थे, और लगान के बदले में, मतलब जो लगान होता था वो उसका एक फिक्स रेट ऑफ अमाउंट ब्रिटिशर्स को वो दे दिया करते थे। दिस इज कॉल्ड लैंड सेटलमेंट सिस्टम, राइट। और जो जितने भी आपके जमींदार थे या ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे वो लैंड के डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं कर रहे थे, बस उनको पैसे से मतलब था। अब भाई हम किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं तो हमें उसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। ये सेकेंड इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हमारे यहाँ पहले फूड क्रॉप्स उगाए जाते थे, प्रोडक्शन होता था फूड क्रॉप्स का बिफोर कॉलोनियल रूल। जब अब जो आपके ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई फूड क्रॉप्स नहीं, आप लोग कैश क्रॉप्स उगाइए, कैश क्रॉप प्रोड्यूस करिए। उन्होंने लालच दिया, क्योंकि फूड क्रॉप जो हम प्रोड्यूस करते थे वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लेते थे अपना, है ना। तो उन्होंने कहा कि अब फूड क्रॉप्स ना उगाकर आपको क्या प्रोड्यूस करना है, कैश क्रॉप प्रोड्यूस करना है। कैश क्रॉप क्या होती है, वो क्रॉप्स जिनके बदले में हमको पैसा मिल जाता है, हम उसे सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं रखते हैं। पहले तो वीट, राइस, ये सारे हमारे फूड क्रॉप्स में आते हैं। और आपकी जो इंडिगो है और जो आपकी सिल्क है, ये सब किस में आ जाता है, ये कैश क्रॉप में आ जाता है। इनका प्रोडक्शन उन्होंने करवाना स्टार्ट किया। तो पहले हमारे यहाँ फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता था, उसके बाद फिर क्या प्रोड्यूस होने लग गया, कैश क्रॉप्स। क्योंकि आपके जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुछ पैसों का लालच देकर कैश क्रॉप का प्रोडक्शन शुरू करवा दिया था, जिसके कारण आपकी जो एग्रीकल्चर थी वो कैसी हो गई थी, कमर्शियलाइज हो गई थी। कमर्शियलाइजेशन का मतलब है एक हम एग्रीकल्चर को बिजनेस के फॉर्म में देख रहे थे अब, राइट। और जब फूड क्रॉप से कैश क्रॉप में कन्वर्ट हुआ तो भाई अब कैश क्रॉप्स हैं, अब ये लोग क्या करते थे, कैश क्रॉप को अपने यहाँ ले जाते थे इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाते थे और उसी फिनिश गुड को फिर इंडिया में हायर प्राइसेस में बेच देते थे। तो हमारा ही माल और हमें ही बनाकर बेचा जा रहा है। आगे भी देखते हैं क्या क्या किया इन्होंने। नेक्स्ट इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी भाई बहुत कम हो रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, बहुत ही कम थी प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी क्यों कम हो रही थी, क्योंकि जमींदार्स को सिर्फ लगान से मतलब था और ब्रिटिशर्स को सिर्फ अपने टैक्स से मतलब था, एक फिक्स रेट ऑफ अमाउंट से मतलब था। इसलिए वो लैंड के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, ना तो कोई इरिगेशन फैसिलिटीज थी, नो इरिगेशन फैसिलिटीज वाज देयर, कोई इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी। फर्टिलाइजर्स का यूज़ भी बिल्कुल ना की बराबर था, या फर्टिलाइजर्स कहाँ से लाएं जो आपके किसान थे। तो जब ये सब उनको लॉस होने लगा, प्रोडक्टिविटी कम होने लगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो कैश क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे। जब उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो कैश क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए उन्होंने कैश क्रॉप को प्रोड्यूस करना शुरू किया था। तो आपकी जो एग्रीकल्चर था उसमें प्रोडक्टिविटी कैसी हो रही थी, उनकी लो हो रही थी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फैसिलिटीज। बिकॉज द ब्रिटिशर्स ऑलवेज वांट they want only a fixed rate of amount from the zamindars. They don't want they मतलब ये they don't want to take care of the tillers. They don't want to take care of the economic development of our country, that is India. They just want their interest. उनको सिर्फ अपने इंटरेस्ट से मतलब था, उनको और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। इसलिए आपकी प्रोडक्टिविटी डे बाय डे क्या होती जा रही थी, डाउन होती जा रही थी। इसके बाद आता है आपका मीन्स इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, नो टेक्नोलॉजी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो ऑब्वियसली सब कुछ डाउन होता जाएगा। नेक्स्ट इज स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब भाई हम किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, आपका कोई घर है, आप या फिर आपकी कोई शॉप है, या आप कोई आपकी बाइक है, व्हीकल है, मान लीजिए आपका कोई व्हीकल है, आप उसका कंटिन्यूसली यूज़ किए जा रहे हैं लेकिन उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो व्हीकल एक दिन ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर का यूज़ तो किया जा रहा था लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा था। वही बात आ जाती है, प्रोडक्टिविटी भी इसीलिए डाउन हुई थी और इन्वेस्टमेंट ना होने के कारण भी आपका जो इकोनॉमिक लेवल था वो डे बाय डे डाउन होता जा रहा था।
राइट। मीन्स यहाँ पर कोई जैसे अगर बाढ़ आ जाए तो बाढ़ आ जाएगी, उसके लिए कोई कंट्रोल फैसिलिटीज़ नहीं थी, जैसे डैम्स बना दिए जाएं तो उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं था। वो बाढ़ आ रही है तो कोई फ्लड कंट्रोल करने वाला नहीं था, इसलिए उस समय जब बाढ़ आती थी, फ्लड आता था, तो बहुत फेमाइन की कंडीशन क्रिएट हो जाती थी, बहुत सारा परेशानी हो जाती थी लोगों को। ठीक है। ड्रेनेज की सुविधा नहीं थी कि भाई खेत है, अब पानी कहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा वो पानी, फिर पानी इकट्ठा हो रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था। तो जब इन्वेस्टमेंट की स्कैर्सिटी हुई तो एग्रीकल्चर डाउन हुआ, राइट। इसके बाद दूसरा सेक्टर हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी उस टाइम पर? इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बहुत बुरी तरह बेकार हुआ पड़ा था जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ब्रिटिशर्स। तो फर्स्ट वन इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि भाई जो भी इंडस्ट्रीज थी यहाँ पर उनका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। ठीक है। अब यहाँ पर डी, आपको पता है कि इंडस्ट्रीज यहाँ पर कैसी थी, हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज ज़्यादा थी। ये अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर मोर। तो इन्होंने हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज को बंद कराने का सोचा, राइट। अब इन्होंने बंद कराने का कैसे सोचा? ये लोग क्या करते थे, मैंने आपको बताया कि जो भी रॉ मटेरियल यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता था इंडिया में, और ये है ब्रिटिश, ये है इंडिया, यहाँ से ये लोग अपने यहाँ क्या ले जाते थे, रॉ मटेरियल ले जाते थे। इंडिया से ब्रिटेन में रॉ मटेरियल जाता था इन द फॉर्म ऑफ सिल्क, इन द फॉर्म ऑफ कॉटन, स्टोन्स, ये सब चीज़ें जाती थी। और वहाँ से सिल्क की साड़ियाँ बनकर आ रही हैं, कॉटन के कपड़े बनकर आ रहे हैं, स्टोन के आइटम्स बनकर आ रहे हैं, राइट। तो इससे क्या हुआ, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल कहाँ जा रहा था, ब्रिटेन जा रहा था, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली अपने आप बंद हो गई। और इनकी चालाकी देखो, रॉ मटेरियल ले जाते थे हमारा ही और फिनिश गुड बनाकर हमको बेच देते थे, राइट। तो हमारा ही प्रोडक्ट हमको ही बेचना, एक तरीके से ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात हो गई थी। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स कि मीन्स नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वॉज अलाउड टू कम। यहाँ पर कोई भी, उन्होंने इस चीज़ का बंद कर दिया था कि कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस यहाँ नहीं आएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं आएगी। और जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो ऑब्वियसली धीरे धीरे कर हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, और वो लोग हमारे रॉ मटेरियल का अपनी कंट्री में अच्छे से यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। कम पैसों में रॉ मटेरियल ले जाते थे, ज़्यादा पैसों में फिनिश गुड हमको सेल कर दिया करते थे। दिस इज कॉल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके बाद आता है आपका एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब भाई जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद हो गई तो उसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट आए हमारी कंट्री में, बहुत खतरनाक। फर्स्ट वन इज हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद हो गई तो उसमें वर्कर्स काम करते थे, वर्कर्स सब अनएम्प्लॉयड हो गए, तो बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट आया। इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद होते ही हम लोगों को फिनिश गुड क्या करना पड़ गया, ब्रिटेन से इम्पोर्ट करना पड़ गया। और जब हम ब्रिटेन से इम्पोर्ट करने लगे फिनिश गुड्स को, तो वो हायर प्राइसेस में हमको प्रोवाइड करते थे, राइट। तो मीन्स ये कहा जाएगा कि इससे क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज बंद होने से क्या हुआ कि एनकरेजमेंट मिला ब्रिटिशर्स को, सो दैट दे कैन सेट अप देयर ओन इंडस्ट्रीज इन इंडिया, और दे कैन यूज द रॉ मटेरियल ऑफ इंडिया एंड फिनिश गुड एंड गिव द फिनिश गुड टू इंडियंस। तो फिनिश गुड का इम्पोर्ट बढ़ गया, जहां पर हम खुद प्रोड्यूस करते थे अब हमें क्या करना पड़ गया, इम्पोर्ट करवाना पड़ गया बाहर से। इसके बाद क्या इफेक्ट हुआ, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। यहाँ पर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज की कमी होने लगी। कैपिटल गुड्स आप लोग जानते होंगे, जितने भी मशीनरीज होती हैं, टूल्स होते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे कैपिटल गुड्स, जो हमें फॉर अ लॉन्ग रन फायदा दें, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स। जो फर्दर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स बोलते हैं, जैसे मशीनरीज हैं, टूल्स हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या चाहते थे ऑलवेज
कि इंडियन शुड ऑलवेज डिपेंड ऑन द ब्रिटिशर्स, वो हमेशा यही चाहते थे, ठीक है, फॉर द सप्लाई ऑफ हैवी गुड्स एंड सर्विसेज और फॉर द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, वो हमेशा उनका यही इंटेंशन था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कैपिटल गुड्स को, मतलब बहुत ही कम कैपिटल गुड्स छोड़े उन्होंने यहाँ पर, और उनका जो इम्पोर्ट था वो भी बंद कर दिया। यहाँ पर मैंने आपको पीछे बताया था कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी यहाँ नहीं आएगी, ठीक है। तो उससे हमारी कंट्री में क्या होने लग गया, लैक ऑफ कैपिटल इंडस्ट्रीज होने लग गई, क्योंकि उन्होंने इम्पोर्ट ही बंद कर दिया। और इम्पोर्ट किसका बंद किया, कैपिटल गुड्स का। जब कैपिटल गुड्स ही नहीं आएंगे तो भाई मैन्युफैक्चरिंग क्या होगी, कुछ नहीं होगी, क्योंकि वो ये चाहते थे कि सिर्फ हम मैन्युफैक्चर कर लाएं यहाँ पर सामान और इन्हीं का सामान इनको बेचें हायर प्राइसेस में। नेक्स्ट इज लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब भाई जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो हमें ऑब्वियस ही बात है जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका बढ़ेगा ही नहीं। प्रोडक्शन नहीं हो रहा है ज़्यादा, आप लोग कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे जीडीपी पर इम्पैक्ट आएगा ही। तो दैट इज कॉल्ड लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। नेक्स्ट इज लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था, यानी कि इन्होंने सब कुछ अपने अंडर ले लिया था, बहुत लिमिटेड रोल था। यानी कि वो रेलवेज में, आपका जो पोर्ट्स होते हैं, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स थे, बस यही चीज़ें आपके अंडर कंट्रोल थी। बाकी सारी चीज़ें आपके हाथ से निकली हुई थी। सब कुछ किसके हाथ में था, ब्रिटिशर्स के हाथ में था, राइट, सब कुछ उनके पास था। तो बहुत पब्लिक सेक्टर का तो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रोल हो गया था, क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से उनके ऊपर डिपेंड हो चुके थे। इसके बाद कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी, इंटरनेशनल ट्रेड की क्या कंडीशन थी आपकी कंट्री में। एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इंडिया क्या हो चुकी थी, प्राइमरी प्रोडक्ट। प्राइमरी प्रोडक्ट मतलब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स की बात कर रहे हैं। तो आपकी जो इंडिया है वो क्या हो चुकी थी, एक्सपोर्टर हो चुकी थी रॉ मटेरियल्स की। बिकॉज आई टोल्ड यू प्रीवियसली ऑल्सो दैट द कैश क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर्स एंड दीज कैश क्रॉप्स आर परचेज्ड फ्रॉम द फार्मर्स टू द ब्रिटेन, राइट। फार्मर्स से कौन परचेज कर लिया करता था, ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिशर्स, और उसके बाद वही फिनिश प्रोडक्ट बनाकर हमको दे दिया करते थे। फॉरेन ट्रेड जो था वो तो इस तरीके से चल रहा था यहाँ पर। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड से हमें कोई फ़ायदा नहीं था, बिकॉज हमारा ही रॉ मटेरियल जाकर हम ही को हायर प्राइसेस में क्या मिल रहा था, सामान मिल रहा था, ठीक है। इसके बाद है आपका मोनोपोली ऑफ ब्रिटेन रूल। आपके ब्रिटेन रूल की मोनोपोली, यानी कि उन्होंने क्या किया कि जो मतलब अपना मोनोपोली चला रखा था कि वो आकर यहाँ पर काम कर सकते हैं, वो यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं सामान, लेकिन यहाँ से आप ब्रिटेन कंट्री में अपना फिनिश प्रोडक्ट सेल आउट नहीं करेंगे, राइट। पहली मोनोपोली उनकी ये। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक स्विस कैनाल है, स्विस कैनाल, ये एक सी रूट है जो है इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। उन्होंने क्या किया, स्विस कैनाल की ओपनिंग कर दी, जो कि इंडिया से ब्रिटेन और ब्रिटेन से इंडिया उसका रूट बना दिया, और आसानी से वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। और उन्होंने ये सब रूट क्यों बनाया, ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ ब्रिटिशर्स, नॉट फॉर इंडियंस। यहाँ से रॉ मटेरियल आसानी से जा सके और वहाँ से आसानी से फिनिश गुड आ सके। तो ये आपके ब्रिटिशर्स की कुछ मोनोपोली थी। इसके बाद बात करते हैं ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। आपकी जो इंडियन वेल्थ थी उसका कैसे ड्रेन हुआ, कैसे वो गई यहाँ से, राइट। तो यहाँ से कैसे गई, ऑब्वियसली रॉ मटेरियल गया, फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप उगाने लगे हम लोग, प्रोड्यूस करने लगे। और जो भी पैसा इंपोर्ट होकर आता था वहाँ से, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता था, ब्रिटिशर्स अपने ही फ़ायदे के लिए उसका यूज़ करते थे। आप कैसे यूज़ करते थे, जितने भी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने
ब्रिटेन में अपने जो भी वो बना रखे थे, ऑफिसेज बना रखे थे, उसका सारा खर्चा कहाँ से चलता था? इंडियन वेल्थ से चलता था। यानी कि जो भी पैसा रॉ मटेरियल जाता था और वहाँ से जो फिनिश गुड बनकर आता था, तो हम ही तो पैसा देते थे, उसी पैसे से उनका ऑपरेशंस चलते थे सारे। दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी डिफेंस के प्रोडक्ट्स आते थे, जितने भी मींस वॉर के प्रोडक्ट आते थे, वो सारे उसके जो एक्सपेंसेस थे वो भी मीट आउट किससे किए जाते थे? हमारे पैसे से किए जाते थे। तो इस तरीके से हमारा जो इंडियन वेल्थ है उसका ड्रेनेज होने लग गया, वो ड्रेन होने लग गई, राइट। तो ये है आपकी कंडीशन ऑफ योर कंट्री ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमने इसमें ये पढ़ा कि क्या कंडीशन रही आपकी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कंडीशन थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या कंडीशन थी, और फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी। So here now I am concluding.